हेलो डियर स्टूडेंट्स, एच बी ऑनलाइन क्लास से स्वागत है। कक्षा 12वीं सीजी बोर्ड का हिंदी विषय का मॉडल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। 3 सेट को हल किया गया इसमें, है ना। तो आप लोग को इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना, बोर्ड परीक्षा में ज़रूर आएंगे इस वर्ष। ठीक है, तो मार्च में होने वाला है परीक्षा, आप सभी को पता है, 1 मार्च से। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और पूरे प्रश्नों को सुनना है, क्योंकि आप सुनेंगे तो बहुत सारे प्रश्नोत्तर याद हो जाएंगे, है ना। आप स्वयं याद करेंगे तो याद नहीं होगा, लेकिन सुनने से बहुत सारी चीज़ याद हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सेकेंड पार्ट है दोस्तों। इसके पहले मैंने हिंदी का पहला पार्ट जो है जारी कर दिया है ना। आप लोग जो है सेकेंड पार्ट और दोनों पार्ट को देखना है आपको। कक्षा 12वीं का हिंदी है। तो निम्नलिखित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। कविता खिलना है फूलों के बहाने, कविता का लिखना भला क्या फूल जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। तो बिना मुरझाए कौन महकता है, कब तक। तो बिना मुरझाए कविता महकती है, कविता अनंत काल तक महकती है। यहाँ पर कविता पाठ की बात की जा रही है, जो हम कविता पद्यांश पढ़ते हैं उसकी बात की जा रही है। यदि हम कोई कविता पढ़ते बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, तो ये युगों युगों तक चलता रहता है ना। सेकेंड है, कविता खिलना है फूलों के बहाने का क्या आशय है। कविता खिलना है फूलों के बहाने, अर्थात फूलों की सुंदरता से प्रेरित होकर कवि के हृदय में सुंदर भाव विचार उत्पन्न होते हैं। तीसरा है, कविता और फूलों के अस्तित्व में क्या भिन्नता है। तो इसका उत्तर इधर ऊपर में है, देख लीजिए। कविता और फूलों के अस्तित्व में भिन्नता है कि फूल खिलने के बाद अपनी मनमोहक खुशबू के साथ तब तक जीवित रहती जब तक मुरझा ना जाए। ठीक है, यानी जब फूल खिलता है उसको तोड़ लेते हैं, मुरझा जाने के बाद उसको खुशबू ख़त्म हो जाती है। जबकि कोई कवि यदि कोई कविता लिखता है तो जब कोई भी पाठक उसको पढ़ता है ना, यानी कविता जो है कभी मुरझा नहीं सकता है, क्योंकि उसको पढ़ने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, वो युगों युगों तक चलता है। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलस से सदा झलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का कुमार। तो काव्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। काव्यांश की भाषा प्रतीकात्मक एवं बिंब प्रधान है भाषा में। अब यहाँ पर पूछा है शिल्प सौंदर्य, तो शिल्प सौंदर्य का मतलब इसकी भाषा के बारे में आपको पूछा जा रहा है कि आपकी इसकी भाषा सौंदर्य के बारे में। तो जो कवि की काव्य शैली का एक सुंदर उदाहरण है। कवि ने काव्यांश में तत्सम शब्दों जैसे प्लावन, जलस, शोक, शैशव का खूबसूरती से प्रयोग किया है। सेकेंड प्रश्न है, काव्य में प्रयुक्त प्रतीक व्यंजनों पर एक नोट लिखिए। तो प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक भाषा का प्रभावी रूप से प्रयोग किया गया। इसमें प्रयुक्त शब्द पंख निम्न वर्ग का, जलज धनी वर्ग के बच्चों का, विप्लव प्लावन क्रांति की भीषणता का प्रतीक है। कवि ने प्राकृतिक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग करते हुए बादल को क्रांतिकारी योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न 10 पहला, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो बच्चे इस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे कि सुबह से भोजन की तलाश में निकले उनके माता पिता सूर्यास्त की बेला में अब वापस आ रहे होंगे, उनके लिए भोजन का दाना लाएंगे। इस आशा में बच्चे नीड़ों से झांककर अपने माता पिता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग्य पर टिप्पणी लिखिए। तो इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है, परंतु इस कार्य व्यापार में न तो अपाहिजों से सहानुभूति होती है और न ही उनके मान सम्मान की। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर यह गद्यांश है दोस्तों। मित्र बोले कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल, ऐसा सजाकर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जाए ना फंसे। मैंने मन में कहा ठीक, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, मेरा रूप और उसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। तो इतना पढ़ने के बाद दोस्तों मुझे समझ आया, आपको भी समझ जाना चाहिए
कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो अनेक प्रकार की लुभावनी वस्तुओं को देखकर हम वहीं ठहर जाते हैं कि हमको इसे खरीदना चाहिए। यानी एक बाज़ार जो है एक लालच है, मन का लोभ भी होता है, जिस चीज़ को हम खरीदने भी नहीं गए होते लेकिन देखने के बाद तुरंत पसंद करके खरीद लेते हैं, है ना। तो बाज़ार में जाकर हम लुट जाते हैं दोस्तों, है ना। तो ये है इस कहानी का सारांश। बाज़ार के संबंध में मित्र की क्या राय है? इसका उत्तर है बाज़ार के संबंध में मित्र की राय है, बाज़ार शैतान का जाल है। सामान से सजा सवरा बाज़ार लोगों को अपने जाल में फंसाता है। मित्र की राय पर लेखक ने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की? तो मित्र की राय पर लेखक ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बाज़ार आमंत्रित करता है, कहता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो। इसके बाद बाज़ार का कैसा निमंत्रण लोगों को आकर्षित करता है और किस प्रकार? ये चौथा है बाज़ार का लोगों पर कैसा प्रभाव डालता है? लेखक का दूसरा, मित्र बाज़ार से खाली हाथ क्यों गया? तो बाज़ार का मुख्य आमंत्रण लोगों को आकर्षित करता है क्योंकि इससे चाह जगती है। चाह का मतलब अभाव, उनके पास काफ़ी नहीं है और चाहिए हो। बाज़ार का चौक लोगों को पागल बना डालता है, संतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर देता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या लिखूं पाठ में किन 2 विषयों का समावेश है? तो दूर के ढोल सुहाने होते हैं, समाज सुधार, ये 2 है। लेखक ने सीरीज को कालजयी अवधूत सन्यासी की तरह क्यों माना है? तो कालजयी अवधूत अर्थात काल को जीतने वाला सन्यासी। जिस प्रकार सन्यासी जीवन के सुख दुख उतार चढ़ाव कठिनाइयों पर परिस्थिति में समान भाव व्यवहार में रहकर जीवन का आनंद लेते, ठीक उसी प्रकार सीरीज का फूल ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड गर्मी में जब उसमें से लोगों के प्राण सूखते हैं, लू से हृदय उबलने लगता है, तब भी चिलचिलाती धूप में इस वृक्ष के हर अंग सरस बने फूलते फलते रहते हैं। जीवन का जद्दोजहद ने चार्ली के व्यक्तित्व को कैसे संपन्न बनाया? तो नोट करते चले जाए दोस्तों। क्वेश्चन आपको दिखाने के लिए किस प्रकार से प्रश्न आने हैं, इसके लिए ये प्रश्न उत्तर इस वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है आपको, ताकि आप अच्छे से अपना पढ़ाई कर सकें। इसके बाद है एन ने अपनी डायरी किट्टी एक निजी गुड़िया को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की ज़रूरत क्यों महसूस की होगी? नोट कर लीजिए। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? प्रश्न को नोट कर लेना है। इसके बाद है सिल्वर वेडिंग कहानी के पात्र किशन दा के उन जीवन मूल्यों की चर्चा कीजिए जो यशोधर बाबू के सोच में आजीवन बने रहे। इसको भी नोट कर लीजिए। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया? एन फ्रैंक कौन थी? उसकी डायरी क्यों प्रसिद्ध है? प्रश्नों को नोट कर लेना है आपको और अच्छे से पढ़ाई करना है। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। कक्षा 12वीं के लगभग समस्त विषय इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का भी बहुत जल्द अपलोड होगा। आप लोग ज़रूर स्टडी कीजिएगा।